केवल फिजिकली फिट होना, हेल्दी होना नहीं कहलाता। गर्व की बात है बेटा कि अपना देश भारत पहले देशों में आता है जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करना चालू किया था। फीमेल के लिए अलग से कुछ हॉस्पिटल्स डेवलप कर रखे हैं, रेप केसेस। तो ये जो लोगों का मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी को बदले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयरन की टैबलेट्स क्यों लेना चाहिए, विटामिन्स का टैबलेट क्यों लेना चाहिए, थायराइड के बारे में आपने पढ़ा होगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ ओवरऑल काफ़ी बढ़ाई गई है और लिविंग कंडीशंस लोगों के लिए बहुत बेहतर हुई है। और ओवम के बीच में एक बैरियर लगा दिया ताकि स्पर्म और ओवम जो है आपस में मीट कर ही ना पाए और फर्टिलाइजेशन हो ही ना पाए। या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हुए थे लेकिन वो फेल हो गए कि कन्या भ्रूण हत्या यानी जो फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं अपना गन शॉट में, और नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले तो जैसे हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि केवल बीमारी का नहीं होना या केवल फिजिकली फिट होना, हेल्दी होना नहीं कहलाता। तो ठीक उसी तर्ज पे WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी डेफिनेशन दिया है। वो डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि रिप्रोडक्शन के हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए बात की गई है कि रिप्रोडक्शन का हर एक एस्पेक्ट में अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। तो कौन कौन से एस्पेक्ट की बात करें? फिजिकली बिल्कुल सही बात है, इमोशनल कोशेंट बिल्कुल सही बात है, आपका सेक्सुअल बिहेवियर और सोशल बिहेवियर। जब ये चारों कंपोनेंट में आप पूरी तरीके से ठीक हो तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाओगे। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी रहती है। तो एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जिसमें लोग फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जिनके पास, और इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन उनका बिल्कुल सही हो, तभी हम जो है ऐसी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहेंगे। अदरवाइज वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहलाती। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है बेटा कि अपना देश भारत जो है, इंडिया जो है, वो उन देशों में से सबसे पहले देशों में आता है जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करना चालू किया था। आवर कंट्री was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए इस पे बहुत सारे एक्शंस और प्लान्स बनाए गए, जिसमें से एक प्लान 1951 में शुरू किया था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। आपने इस तरह के पोस्टर्स देखे होंगे परिवार नियोजन को लेकर। तो ये परिवार नियोजन पे काम हमने कब शुरू कर दिया था? 1951 में जो है हमने ये काम चालू कर दिया था। तो इंडिया उन पहले देशों में से एक था जिसने ये काम किया था। और बाद में जैसे जैसे हम और आगे बढ़े, हमने इस एस्पेक्ट को और आगे बढ़ाया। तो फैमिली प्लानिंग से हम लोग और एडवांस्ड प्रोग्राम्स में आ गए जिसको आज के टाइम पे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। यानी आप ऐसे समझ लो कि 1951 में हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से, और उसके बाद हम लोग आ गए RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो चीज़ें हम इसमें कवर नहीं कर पाए थे वो चीज़ें भी हमने इसमें डाल दी। यानी रिप्रोडक्शन रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है भारत सरकार ने इन प्रोग्राम्स के थ्रू। क्या क्या था ये इम्प्रूव्ड प्रोग्राम है ना, और बेहतर प्रोग्राम है रिप्रोडक्शन रिलेटेड। और रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ में एक वाइडर कवरेज है इसका, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया है। करंटली यही प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट चला रही है, और इसमें जो अपने मेजर टास्क जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें है सबसे पहला कि अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, जागरूकता क्रिएट की जा रही है लोगों में। रिप्रोडक्शन से संबंधित सभी एस्पेक्ट्स में लोगों में जागरूकता फैलाने का इसका एक टास्क रहेगा। उसके अलावा जागरूकता के साथ साथ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकें। आपने देखा होगा किस तरीके से आज अपने इंडिया के पास में वर्ल्ड रिनाउंड हॉस्पिटल्स प्रेजेंट है, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट की बात करें। करीब करीब हर स्टेट में अपने पास में अभी एम्स जैसे सेंटर्स प्रेजेंट है। तो ये सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज़ पे, सपोर्ट पे, इस पे काफ़ी काम किया गया है। और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने जो है फीमेल के लिए अलग से कुछ हॉस्पिटल्स डेवलप कर रखे हैं जिसमें बेसिकली मैटरनिटी पे, चाइल्ड हेल्थ पे, इन सब पे जो है काम किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रोग्राम है जो इसको अभी रन किया जा रहा है। स्ट्रेटजीज क्या है अपने पास में? किसी सोसाइटी को अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना है तो क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या प्लान्स हैं अपने पास जिसको लेके काम किया जाना चाहिए? तो इसमें टोटल बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे, तो सबको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी होगी कि लोगों में जागरूकता फैलाओ। आप लोगों ने बेटा इस तरह के पोस्टर्स देखे होंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर,
अखबारों में या रेडियो में आपने ऐड सुने होंगे, और आजकल सोशल मीडिया पे आप देख लो, इंस्टाग्राम पे भी भारत सरकार ने अपने अपने चैनल्स बना रखे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे जागरूकता फैलाई जाती है। और इस तरह की जागरूकता अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर है तो ये अपनी सबसे पहली जो है स्ट्रेटजी रहेगी। तो हमें क्या करना है, लोगों में रिप्रोडक्शन से संबंधित सभी एस्पेक्ट में क्या करनी होगी, जागरूकता या अवेयरनेस फैलाना होगा। ये कैसे फैला सकते हैं हम प्रिंट मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स, या ऑडियो विजुअल की हेल्प ले सकते हैं जैसे कि सोशल साइट्स हो गई, या यूट्यूब जैसी साइट्स हो गई, या ऑडियो में रेडियो आ गया। मैं बेसिकली ऑडियो में रेडियो आ गया, विजुअल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सोशल साइट्स, यूट्यूब, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब विजुअल में आ गया। ऑडियो में रेडियो आ गया, एफएम आ गया, ये सब ऑडियो में आ जाएंगे। और काम केवल बेटा गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट के अलावा इस देश में ऐसी बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको एनजीओज कहा जाता है, जिनकी फंडिंग बेसिकली गवर्नमेंट से नहीं आती, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इनको फंड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी इस तरह के कामों में अवेयरनेस फैलाने में लगे हैं। और केवल गवर्नमेंट और एनजीओज का ही ये काम नहीं है, हमारे पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, टीचर्स का, और इवन फ्रेंड्स का भी काम है कि इस तरह की अवेयरनेस जो है फैलाएं। और इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा बेटा, ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ यहाँ पर आपको, तो मैं अपने आप से आप लोगों में एक अवेयरनेस भी फैला रहा हूँ इस चैप्टर के माध्यम से। तो इस चैप्टर से मैं दो मोटो क्लियर होंगे, एक तो आपका नीट या 12th बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व हो, प्लस आप लोगों में भी अवेयरनेस रहे। फिर भी अगर आप लोगों के पास कुछ और क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बता दीजिएगा, हम लोग आपको वहाँ पर आंसर कर देंगे। चलिए, तो ये हो गई सबसे पहली स्ट्रेटजी। उसके अलावा स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, एक सेकंड स्ट्रेटजी रहेगी। देखो, जो मेजर हायर क्लासेस है, उन हायर क्लासेस में बेसिकली जो बच्चे पढ़ रहे हैं एडोलेसेंट्स हैं, टीन एजर्स हैं, उन टीन एजर्स में बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिथ रहते हैं। कई चीज़ों को वो, गलत चीज़ों को वो मान लेते हैं, कई सही चीज़ों पे वो विश्वास नहीं करते। तो सेक्स एजुकेशन अगर स्कूल में लाया जाएगा तो इस तरह के जो मिथ हैं, इस तरह के जो मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों में, उनको दूर किया जा सकता है, ताकि आगे चल के ये जो बच्चे हैं ये एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी सकें। सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन अगर स्कूल्स में किया जाए तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा कि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे यंगस्टर्स को, और बच्चों को डिस्करेज करेंगे। किससे डिस्करेज करेंगे कि वो इधर उधर की बातों में, मिथ पे बिलीव ना करे, किसी तरह के उनके पास में मिसकंसेप्शन ना हो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में। खुद जब तक बेटा इन चीज़ों को लेकर खुल के बात नहीं होगी तब तक जो है एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके अलावा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, किस किस के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस और रिलेटेड चेंजेस, यानी जो टीनेज रहता है उस टीनेज में क्या क्या बदलाव आते हैं, प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को लेकर इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जितनी ज़्यादा हो सके, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसे मेंटेन करना है, हाइजीनिक सेक्स कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए ताकि हम एसटीडीज़ को प्रिवेंट कर सकें। अनसेफ सेक्स से सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत है तो वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है, HIV, एड्स। तो इन सब की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों में दी जाए। उसके अलावा हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिसकी जो आएगी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए। जितने लोग सस्टेन किए जा सकते हैं, अगर उतना ही पॉपुलेशन रहेगा तभी सभी सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो सबको दिक्कतें आने वाली बेटा। और इन दिक्कतों में जो बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स भी शायद हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी रहेगा कि उन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत जो आए दिन आजकल के अखबारों में छपती है वो है सोशल एविल्स के बारे में, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हो गए, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गए, जैसे कि रेप केसेस। तो ये जो लोगों का मेंटलिटी है उस मेंटलिटी को बदले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है बेटा क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं, और दूसरा जो एक डर है लोगों में सेक्सुअल अब्यूज़ को लेके कि खुल के बात नहीं कर पा रहे कि किसको कहें या किससे जाके मदद मांगे, उसकी वजह से कुछ लोगों को जो है और ज़्यादा हिम्मत मिल रही है। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, इसलिए तभी हो पाएगी जब हम लोगों को अवेयर कर पाएँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग सोच पाएंगे और ज़रूरी कदम उठा पाएंगे किसके अगेंस्ट, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के अगेंस्ट, ताकि हम एक
रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी तो बनाए, उसके साथ साथ में एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाई जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं तो हम सब लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ऐसे क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा स्ट्रेटजीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिसर्च भी ज़रूरी है बेटा, कि जो भी टेक्निक्स अपने पास में है, जो भी मेथड्स अपने पास में, उनको समय समय पर जो है अपडेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई नई चीज़ें डिस्कवर करनी बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटा लखनऊ के हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से डेवलप हुई सहेली। सहेली क्या है मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, लेकिन इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ रखा है नीट पे कि सहेली जो है किसने डेवलप की थी, तो आंसर जाता है CDRI लखनऊ। तो काफ़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इवन NGOs इन रिसर्चेज में काम करती है। उसके अलावा लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा, खासकर उन लोगों को जो अब शादी की उम्र में है और जो फर्टाइल कपल्स है, हमें उन्हें एजुकेट करना होगा। एजुकेट किस बारे में करना होगा कि मार्केट में कौन कौन से बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जो पॉपुलेशन है उसको, उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक सकें। प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसे करनी है बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे जरा सी भी गड़बड़ अगर होती है तो मुश्किल में आ सकती है इवन मदर और वो डेवलपिंग चाइल्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको पता ही होगा कि मैटरनल डेथ या जो फिटल डेथ या मिस कैरेजेस के केसेस, अबॉर्शन के केसेस, ये काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर इस तरह के प्रॉपर केयर नहीं की जाए। तो कैसे केयर करना है प्रेग्नेंट मदर का, उस बारे में भी लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए। और केवल प्रेगनेंसी पीरियड ही नहीं, डिलीवरी के बाद में भी बच्चे की और माँ का केयर कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा सिखाया जाना चाहिए। पोस्ट नेटल वर्ड यूज़ किया NCERT ने। पोस्ट नेटल का मतलब होता है, सी नेटल इज बर्थ, जैसे हम कहते हैं ना नेटलिटी बर्थ रेट, तो पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर बर्थ। तो डिलीवरी के बाद यानी आफ्टर बर्थ मदर और चाइल्ड की केयर कैसे करनी है उस पर भी एम्फेसाइज किया जाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ते हैं कि जो इनिशियल डेज में मिल्क सीक्रेट होता है जिसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम, वो काफ़ी रिच होता है एंटीबॉडीज़ में और न्यूट्रिएंट्स में। तो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है उसको, उसके बारे में ज़रूर जो है जानकारी दी जानी चाहिए ताकि इसको लोग प्रॉपर फॉलो कर सकें। इसीलिए तो आपने अखबारों में इस तरह के ऐड देखे होंगे बेटा, कई बार गवर्नमेंट इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स अखबारों में छपवाती है कि क्या क्या करना है हमें, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, क्यों ज़रूरी है, आयरन की टेबलेट्स क्यों लेना चाहिए, वाइटामिन्स का टेबलेट क्यों लेना चाहिए, थायराइड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त थायराइड का डेफिशिएंसी रहता है तो जो फीटस है उसमें मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो ज़रूरी है कि इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि जो चीज़ें एक बार गड़बड़ हो गई फिर वो वापस ठीक होना थोड़ा मुश्किल रहता है। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को अवेयर करो कि भाई जितनी आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ मेल के लिए उतनी ही फीमेल के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिससे फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस को कम किया जा सके, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन सब एजुकेशन देने से होगा क्या, बेसिकली इन सब एजुकेशन देने से ये होगा कि हम फैमिली ऑफ डिज़ायर्ड साइज यानी एक छोटा परिवार बिल्डअप कर सके जो सोशली कॉन्शियस हो, अपनी सोसाइटी को लेके क्या हो, रेस्पॉन्सिबल। उसके अलावा अगर जितना भी आइडियाज़ हमने आपको दिया कि रिसर्च करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा, ये सब तभी बेटा पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो। जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स के हमें और रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनेंगे उतने ज़्यादा उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, उतने ज़्यादा उसमें प्रोफेशनल्स रहेंगे जो इस फील्ड पर और काम करेंगे। और उसके अलावा मटेरियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। क्यों ज़रूरी है ये सब, क्यों हमें इतना मेडिकल असिस्टेंस और केयर चाहिए, ताकि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे एक साथ काम करें। जैसे कि प्रेगनेंसी पे काम करना है हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे HIV की रोकथाम पे काम करना है, कॉन्ट्रासेप्शंस क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में लोगों को बताना है और वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ये आपने देखा होगा, आपने एक बहुत फेमस अक्षय कुमार का ऐड आपने थिएटर्स में देखा होगा, तो वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और उससे कैसे बचाया जा सकता है फीमेल को, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। डिलीवरी पार्चुरेशन के केसेस, बिल्कुल आपने देखा होगा कि कई गांवों में, कस्बों में जहां पर इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते, वहां पे घरों पे भी आज के टाइम भी ऐसा है कि घरों में ही डिलीवरी हो रही है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी ऐसा देखा गया है कि कई बार मदर की डेथ हो गई या बच्चे की
डेथ हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा अबॉर्शंस को लेकर बहुत से लोग इलीगल अबॉर्शंस की तरफ जाते हैं कोएक्स के थ्रू, तो ये सब चीज़ें बंद करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इनफर्टिलिटी, आज के टाइम पे अगर देखा जाए सबसे बड़ी समस्या, तो वो समस्या कौन सी है? बांझपन या इनफर्टिलिटी। तो उसको डील करने के लिए हमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हम लोग और अभी आने वाले टाइम में थोड़ा और डिस्कस इस सब के बारे में करेंगे। उसके अलावा टेक्निक्स और बेहतर से बेहतर बनानी होगी और नई स्ट्रेटजीज पे काम करना होगा। हर बदलते वक्त के साथ में स्ट्रेटजीज बदलती रहनी चाहिए, टेक्निक्स जो है बदलती रहनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए है कि हमने एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया कि आप एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हो। ये रहा था कि एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से जो कन्या भ्रूण हत्या, जो फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, इसलिए इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एमनियोसेंटेसिस पे क्या कर दिया गया? बैन लगा दिया गया। और उसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी कि बच्चों को टीके लगाने का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे शुरू किया गया। आपने शायद ये देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा होता है, तो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इस तरह का एक प्रॉपर शेड्यूल वैक्सीन का दिया जाता है हर एक बच्चे को, उनके पेरेंट्स को दिया जाता है बेसिकली, ताकि और उस पर बाकायदा डॉक्टर्स डेट लिख के देते हैं आपको कि अगला टीका इस तारीख को लगेगा, ताकि पेरेंट्स उस बारे में सचेत रहें कि भाई इस तारीख को हमें टीका लगवाना है। मतलब वो आगे की एडवांस डेट लिख के देंगे आपको कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, ताकि क्या है, उस पर्टिकुलर डेट पे वो टीका लगता रहे। क्योंकि इम्यूनाइजेशन जब तक हम करते रहेंगे, हम बीमारियों की रोकथाम कर पाएंगे। एमनियोसेंटेसिस अभी वर्ड यूज़ किया था, तो एमनियोसेंटेसिस क्या है इसको एक बार समझो। देखो बेटा, एमनियोसेंटेसिस आपको पता होगा, जो एम्ब्रियो रहता है उस एम्ब्रियो के चारों तरफ, अभी लास्ट लेक्चर लिया था मैंने, तो मैंने आपको सिखाया था एमनियन क्या है, और एमनियन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो इस एम्ब्रियो के चारों तरफ, ये जो एम्ब्रियो उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड इस तरीके से सिरिंज को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हुए सोनोग्राफी की हेल्प से हम लोग इस एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। अब जब एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ से विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में एक तो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो इसमें डिजॉल्व हो रखे हैं, और प्लस इसमें फिटस के कुछ सेल्स भी होंगे। तो उन फिटस के उन सेल्स को स्टडी कर लो। तो जब आप उनकी स्टडी करोगे तो उन सेल्स में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स की भी आप स्टडी कर पाओगे। तो उन क्रोमोसोम्स को स्टडी करके क्या इस फिटस में किसी तरह का कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है या नहीं है, उसकी भी स्टडी की जा सकती है। तो ये एमनियोसेंटेसिस का बेसिकली यूज है कि आप जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की स्टडी कर सकते हो। रिमेंबर, केवल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की स्टडी कर सकते हो, किसी तरह का डेवलपमेंटल डिफेक्ट स्टडी नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है नीट में कि क्या हम क्लेफ्ट पैलेट को या क्लेफ्ट लिप को या जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं? तो हम नहीं लगा सकते। हम केवल क्या आंसर देंगे? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, जो हम लोग जेनेटिक्स में सारे हम लोगों ने पढ़े, उनकी आप यहाँ पे पता कर सकते हो। तो कुछ एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज निकाला जाएगा और फीटल सेल्स और उसके अंदर घुले हुए सब्सटेंसेस जो फ्लूइड के अंदर घुले हुए थे, ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन क्रोमोसोम की स्टडी करोगे तो ये भी पता चल जाएगा कि XX है या XY, तो उस पर तो हमने बैन लगा दिया ताकि फीमेल फिटिसाइड्स को रोका जा सके। एक सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? तो कुछ इंडिकेशंस है, कुछ पैरामीटर्स है कि अगर ये पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं, मतलब कि ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो वो क्या क्या पैरामीटर्स है वो देखते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, उस सोसाइटी के लोग अगर अच्छे से अवेयर है सेक्स रिलेटेड मैटर्स पे, तो वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, अभी मैंने बात की कि अभी भी गांवों कस्बों में घरों पे डिलीवरी हो रही है, तो जितनी ज़्यादा डिलीवरीज मेडिकली असिस्टेड होगी, यानी हॉस्पिटल्स में या प्रॉपर सेंटर्स पे होगी, मेडिकल सेंटर्स पे, तो वो एक इंडिकेशन होगा। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज का टाइम पे डिटेक्शन और एसटीडीज का प्रॉपर क्योर अगर हो रहा है, तो एक हेल्दी सोसाइटी होगी। इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, सेक्स से एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ठीक है, मैक्सिमम कपल्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास एक छोटा परिवार हो। तभी तो हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सब कुछ इंक्लूड किया था, बिहेवियर, इमोशनल, उसके अलावा सोशल, तो ये सब चीज़ें उसको इंडिकेट करती है। एमएमआर और आईएमआर कम होना चाहिए। एमएमआर आईएमआर का मतलब समझ लीजिए आप, देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी प्रेगनेंसी के वक्त या प्रेगनेंसी के बाद अगर मदर की डेथ हो जाती है, तो जिस रेट पे ये डेथ हो रही है उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी इज डेथ, तो मैटरनल इज मदर, तो मदर की डेथ रेट और इन्फेंट की
डेथ रेट यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR जिसको हम कहते हैं। तो ये IMR MMR जिस सोसाइटी में कम होगा वो सोसाइटी कैसी होगी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्ट हम इन्फेंट कहते किसको हैं? जब हम बच्चों से पूछता हूँ कि इन्फेंट क्या होते हैं या शिशु क्या होते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर छोटे बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है। लेकिन छोटा बच्चा कितना, 1 साल 2 साल 2.5 साल, कुछ तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि आप एग्जैक्टली इन्फेंट कहते किसको हो। इसका कोई प्रॉपर कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना बेटा कि इससे छोटा होगा तो वो इन्फेंट कहलाएगा, तो वो क्राइटेरिया आपको मुझे बताना है। और उसके अलावा बेटर पोस्ट नेटल केयर यानी बर्थ के बाद अगर प्रॉपर केयर की जा रही है तो ये सारे के सारे क्या है, इंडिकेशंस। चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर लेते हैं। जो जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो रही है उसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। पिछले सेंचुरी की बात करें, पिछली शताब्दी की बात करें तो बहुत अलग अलग फील्ड्स में हमने बहुत ज़बरदस्त विकास, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया है। हेल्थ फैसिलिटीज़ ओवरऑल काफ़ी बढ़ाई गई है और लिविंग कंडीशंस लोगों के लिए बहुत बेहतर हुई है। इन सब कारणों की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, बेशक इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ पर एक बहुत एक्सप्लोजिव प्रभाव आया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत रैपिडली और बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें कुछ कंट्रीज़ के, इंडिया, चाइना, तो यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ है इन सब चीज़ों की वजह से। जो हमने RCH प्रोग्राम की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, उन RCH प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम तो कर पाए, लेकिन बहुत कम लेवल पे उसको कम कर पाए। हम ऐसा बोस्ट नहीं कर रहे कि RCH प्रोग्राम से हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम कर दी, नहीं, बहुत कम तो नहीं की, कम की है, हालांकि ये काफ़ी मार्जिनल रहा है। लेकिन अगर इस रेट पे भी अगर 2011 सेंसस यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी भारत में, उसकी रिपोर्ट की माने तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% से कम थी, लेकिन ये भी इतनी है, ये भी इतनी है कि आने वाले टाइम में कि पॉपुलेशन का ग्रोथ और ज़्यादा होगा। यानी लेस देन 2% बड़ी बात होता है। लेस देन 2% का मतलब क्या हो गया कि एक साल में 1000 लोगों पे 20 लोग बढ़े। 2% कह रहे हैं ना, तो 1000 का 20 कितना हो गया, 2%। या फिर आप कह सकते हो कि एक साल में 100 लोगों पे अगर 2 लोग बढ़ रहे हैं तो ऐसी ग्रोथ रेट कहलाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इस रेट पे पॉपुलेशन और ज़्यादा फटाफट बढ़ेगी, जिससे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो भी कम पड़ जाएगी। अगर हम लोग पॉपुलेशन कितना है उसकी बात करें, एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो ईयर 1900 में इस दुनिया की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन यानी 200 करोड़। 2000 आते आते ये हो गई 6 बिलियन यानी 3 गुना बढ़ गई है 100 साल में। और 2011 में ये आ गई 7.2 बिलियन। अकेले इंडिया की बात करें तो जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो हम अपना पॉपुलेशन था 350 मिलियन यानी 35 करोड़, जो 2000 में आ गया 1 बिलियन और मई 2011 में आ गया 1.2 बिलियन। ये 2011 की बात है बेटा, और अभी 2026 चल रहा है, तो आप सोचो अपना पॉपुलेशन कितना और ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये डेटा बेटा आपको याद रखना है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ा इतने टाइम में, उसका रीजंस अगर आप पूछे तो देखो, हमने जो ऊपर रीजंस लिखे हैं उन्हीं से रिलेटेड रीजंस हैं कि रैपिड डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट में, एमएमआर में, आईएमआर में जो है काफ़ी गिरावट आई है। हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी बेहतर देंगे हम, ये डेथ रेट कम ही होनी है, बिल्कुल सही बात है। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा बेटा कि जो लोग रिप्रोडक्शन वाली एज में उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो पॉपुलेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। चलिए, अब जब अपने पास में 2011 सेंसस की बात करें, जब गवर्नमेंट को पता चला कि जो हम लोग RCH प्रोग्राम्स चलाए, जब हमें पता चला कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सीरियस मेजर्स उठाने चालू किए। पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम्स चलते आ रहे हैं कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कम कर सके। तो क्या क्या मेजर्स, क्या क्या उपाय गवर्नमेंट ने लिए, उनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जिनके छोटे परिवार थे, गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिव्स देना चालू किया। इंसेंटिव्स मतलब कुछ तरह के इनाम देने चालू किए लोगों को कि जिनका परिवार छोटा है। काफ़ी कपल्स ने, स्पेशली जो यंग कपल्स हैं, जो सिटी में रहने वाले लोग या जो वर्किंग लोग हैं जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो ऐसे में तो उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म की भी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली कि केवल एक ही बच्चा जो है वो जो है करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मीडिया में पोस्टर्स छपवाए, अखबारों में दिया। इस तरह के आपने ऐड देखे होंगे, हम दो हमारे दो टाइप के ऐड देखे होंगे हमने, कि हम दो मतलब 2 पेरेंट्स, मदर एंड फादर और उनके 2 बच्चे। तो इससे गवर्नमेंट जो है एक हैप्पी कपल शो करती है विद 2 चिल्ड्रन। तो एक मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से कि फैमिलीज छोटी होनी चाहिए।
इसके अलावा और छोटी फैमिलीज को मोटिवेट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो कॉन्डम्स के ऐड वगैरह काफ़ी टीवी में आपको देखने को मिले हैं। पहले इस ये जो वर्ड है कॉन्डम, इस वर्ड को जो है काफ़ी एक स्टिग्मेटिक टाइप माना जाता था, मतलब एक शर्म वाली बात मानी जाती थी कि यार ऐसा वर्ड कैसे बोल दिया, लेकिन आज के टाइम पे ये वर्ड काफ़ी कॉमन हो गया है। तो इसीलिए ताकि लोग इस चीज़ से झिझके नहीं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना चालू करें ताकि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम किया जा सके। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये लीगल कर दिया, लीगलाइज कर दिया कि फीमेल का एज मिनिमम 18 और मेल का एज मिनिमम 21 होना चाहिए, तभी वो शादी के लायक है। इससे कम एज में अगर उनकी शादी हो रही है तो उसको इलीगल माना जाएगा और ये एक क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव ये कोई मेडिसिन हो सकती है या कोई एक डिवाइस हो सकता है या एक तरीका हो सकता है जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमें पढ़ने हैं, लेकिन एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए अगर उसकी बात की जाए तो देखो, एक तो ये होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मतलब जिसको इजीली यूज़ किया जा सके। अब कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप पढ़ोगे ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्ट खुद से यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नर्सेस या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये होना कैसा चाहिए? यूज़र फ्रेंडली। जैसे कि कॉन्डम्स है, कॉन्डम्स प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। उसके अलावा इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप देखो कॉन्डम्स हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कई ऑर्गेनाइजेशंस में तो कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स भी लगा रखी है ताकि आप मशीन से डायरेक्ट जो है कॉन्डम्स निकाल सको। तो ये इजीली अवेलेबल करने के लिए ऐसा किया गया। किसी भी तरीके से ये सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिज़ायर के बीच में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स या तो ना के बराबर हो या जितना हो सके कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। प्लस ये काफ़ी प्रभावी या इफेक्टिव होना चाहिए और प्लस ये रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब कि जब तक ये चालू है तब तक तो प्रेगनेंसी ना हो और जैसे इसको बंद किया जाए तो प्रेगनेंसी जो है अचीव किया जा सके। मतलब जब भी कोई कपल चाहे कि अब हमें एक बच्चे की ज़रूरत है तो ये रिवर्सिबल ऐसा होना चाहिए। तो ये आइडियल फीचर्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के। चलिए अब हमें देखना है कि हम कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी एक बार बात कर लेते हैं। ये सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो एक बार मैं आपको ट्रेलर बता देता हूँ और बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ कि इनका ऐसा नाम क्यों है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी डिटेल में हम अभी इसको लेंगे। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम लोग यहाँ से शुरुआत करें, सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ प्राकृतिक या ट्रेडिशनल या पौराणिक मेथड्स की जो कई सालों से चले आ रहे हैं। बिकॉज मैंने वर्ड यूज़ कर लिया कि नेचुरल मेथड है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी तरह का केमिकल या कोई डिवाइस यूज़ करने वाले इसमें नहीं है। अब बिकॉज इसमें हम किसी तरह का डिवाइस, कोई केमिकल या कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, इसका मतलब इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स तो हो नहीं सकते हैं। क्लियर? तो नेचुरल मेथड्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल अमीनोरिया। अभी हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ, और यूटेराइन इज यूटेरस, यानी कुछ डिवाइसेस हैं बेटा जिसको यूटेरस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब इन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इनमें हम लोग तीन अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे, जिसमें एक होगा नॉन मेडिकेटेड, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग और कॉपर वाले जो है आईयूडीज की हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी कॉपर रिलीज करने वाले आईयूडीज जो हम लोग डिटेल में लेंगे। उसके अलावा बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स बेसिकली क्या करेंगे? ये एक बैरियर प्रोड्यूस करेंगे। बैरियर मतलब कि बाधा। बैरियर मतलब कि स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर लगा दिया ताकि स्पर्म और ओवम जो है आपस में मीट कर ही ना पाए और फर्टिलाइजेशन हो ही ना पाए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मेथड्स की, मतलब एक छोटा सा ऑपरेशन करके या तो वेस्ट डिफरेंस कट कर देंगे मेल में या फीमेल में ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब कट कर देंगे। फिर हम बात करेंगे हार्मोनल मेथड्स की। यहाँ पे हार्मोनल मेथड्स में बेसिकली हम लोग कुछ हार्मोन्स यूज़ करेंगे। उन हार्मोन्स को हम इम्प्लांट की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में या टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या है, उनको एक बार डिटेल में लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल मेथड्स में हम किसी तरह का डिवाइस, मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स तो ना के बराबर है करीब करीब, लेकिन इनका फेलियर काफ़ी हाई रहता है। हाई इसलिए रहता है क्योंकि कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है ना। ये परफेक्ट मेथड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अभी जब आप मेथड समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और मेन प्रिंसिपल क्या है? मेन प्रिंसिपल ये है कि हम ओवम और स्पर्म को मीट ही नहीं होने दे रहे।
देखो मैंने क्या कहा कि उस चांसेस को कम कर रहे हैं उसके मीट होने के चांस को, लेकिन हम कुछ यूज नहीं कर रहे, जबकि बैरियर मेथड में भी हम यही करेंगे कि ओवम और स्पर्म को मीट नहीं होने देंगे, लेकिन एक बैरियर यूज करके। यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे। कौन कौन से मेथड्स हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ मैं विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। आप तो केवल शब्दों को समझो, बाकी अपने आप आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जिसको टर्म समझ में आते हैं ना बायो के, उसको चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला शब्द है विथड्रॉल, या विड्रॉल मतलब खींच लेना, विड्रॉ कर लेना या खींच लेना। कोइटस, कोइटस कॉपुलेशन को कहते हैं, और इंटरप्टस मतलब इंटरप्ट करना, बीच में रोक देना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इजैकुलेशन से जस्ट पहले अगर आप पेनिस को विड्रॉ कर लो वजाइना से, तो आप इंसेमिनेशन नहीं होने दोगे। यानी इजैकुलेशन तो हो गया, लेकिन वो फीमेल ट्रैक्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि हम पेनिस को विड्रॉ कर चुके हैं। कोइटस इंटरप्टस कि हमने कॉपुलेशन को या कोइटस को क्या कर दिया? इंटरप्ट कर दिया, बीच में ही रोक दिया, ताकि इंसेमिनेशन ना हो। बस ये सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इसका भी मतलब समझ लेते हैं हम लोग। पीरियोडिक मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और एब्सटिनेंस वर्ड का मतलब होता है संयम। इसका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए संयम रखना, अवॉइड सेक्स। संयम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अच्छे से पता है। हमें यह पता है बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो 14th डे को अगर ओवम रिलीज हो रहा है तो उसके आसपास का टाइम, यानी कि 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक का जो टाइम है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो अगर इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर पीरियड में संयम रखा जाए, सेक्स अवॉइड किया जाए, तो प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे ही नहीं। हो गया नेचुरल मेथड एक तरीके से का, किसी तरह का कोई केमिकल हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन अजम्पशंस पे चल रहे ना थोड़ा, इसलिए हम कह रहे हैं कि चांसेस ऑफ फेलियर थोड़े से इनके हाई रहते हैं। क्लियर? तो ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। उसके बाद लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब देखते हैं। लैक्टेशनल मतलब तो क्या हो गया? आपको पता होगा, लैक्टेशन जो फीडिंग ऑफ बेबीज, लैक्टेशन। और अमीनोरिया, अमीनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब तक बच्चा कंप्लीटली या इंटेंसली ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तब तक मदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं होती तो ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ बहुत खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ये केवल इंटेंस लैक्टेशन की बात कर रहा है, कंप्लीट लैक्टेशन की बात कर रहा है, यानी कि वो वाला टाइम जब तक बच्चा केवल और केवल मिल्क पे है और कुछ भी नहीं ले रहा, और ये रहता है शुरुआत के 6 महीने का टाइम केवल, वो भी मैक्सिमम 6 मंथ्स। ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ्स तक रहेगा ही रहेगा, ये उससे पहले भी खत्म हो सकता है, उससे पहले भी मेंसेस जो है वापस रिटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कहोगे कि ये 6 महीने तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद में ये मेथड इतना वैलिड नहीं रहता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने तक भी जाए ये। और हम बात करते हैं इंटेंस लैक्टेशन वाले टाइम की, कि तब ना तो ओव्यूलेशन होता है ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको हम कहते हैं लैक्टेशनल अमीनोरिया। तो ये तीनों नेचुरल मेथड्स हैं, लेकिन अगेन इनके फेलियर जो है थोड़े हाई रहते हैं। नेक्स्ट है बैरियर मेथड्स। बैरियर हम एक बाधा उत्पन्न कर देंगे ताकि स्पर्म और ओवम जो है फिजिकली मीट ही ना हो पाए। तो बैरियर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे कॉन्डम्स और एक पढ़ेंगे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। पहले हम कॉन्डम्स की बात कर लेते हैं। देखो कॉन्डम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बेटा, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉन्डम्स केवल कॉन्ट्रासेप्शन ही नहीं, कॉन्डम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हमें बचाते हैं। इसलिए पिछले कई सालों से इनका यूज़ जो है वो काफ़ी गुना बढ़ गया है, क्योंकि एसटीडीज़ को भी प्रिवेंट कर रहे हैं और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी काम करता है। तो कॉन्डम्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। मैं एक बार आपको बता दूं इसका मतलब। देखो मेल कॉन्डम्स को इस तरीके से पेनिस पे इंसर्ट कर देते हैं। ये एक रबर या लेटेक्स की बनी हुई शीट है, और इस तरीके से जब इसको पेनिस पे प्लेस कर दिया जाता है, तो जब इजैकुलेशन होगा तो ये इसी शीट के अंदर होगा, फीमेल वजाइना में नहीं पहुंच पाता ये, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं है। फीमेल कॉन्डम को देखो इस तरीके से प्लेस किया जाता है, फीमेल कॉन्डम को इस तरीके से वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ तक? पूरे सर्विक्स तक, यहाँ तक। तो अगर इजैकुलेशन होगा भी बेटा तो अगेन इस लेटेक्स शीट के अंदर होगा, स्पर्म्स यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, ये आगे से बंद रहता है ये। तो क्या हुआ? इस वजह से पूरा का पूरा जो इजैकुलेशन हुआ, सीमन जो है इस शीट के अंदर कलेक्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के कोई चांस नहीं रहते। दूसरा सबसे खास बात, क्योंकि सीमन जो है या पेनिस जो है वजाइना के कांटेक्ट में नहीं आया, वजाइना के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है,
तो पेनिस का कोई भी पार्ट वजाना के कांटेक्ट में या वजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, और अगर मेल इन्फेक्टेड है एचआईवी से तो सीमन इजैकुलेट नहीं हो रहा है फीमेल की बॉडी में, इसलिए हम कह रहे हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है प्रिवेंट होती है कॉन्डम्स की हेल्प से। तो मेल में तो पेनिस कवर करता है, फीमेल में वजाइना और सर्विक्स को ये कवर करता है, जिसकी वजह से इजैकुलेटेड सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंचता। इसमें एक बहुत पॉपुलर जो मेल कॉन्डम ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है वो है निरोध। एनसीईआरटी कहती है कि मेल कॉन्डम ब्रांड का एक बहुत पॉपुलर है ये निरोध। हालांकि निरोध फीमेल कॉन्डम्स भी बनाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने केवल मेल की ही बात की है। ऐसा तो नहीं लिखा ना कि केवल मेल वाले ही कॉन्डम्स बनाता है, वो मेल और फीमेल दोनों बनाता है, लेकिन निरोध काफ़ी फेमस है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, इनको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करके इनको थ्रो आउट करना होता है, लेकिन आप इनको खुद से इंसर्ट कर सकते हो, इसलिए ये यूज़र को क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेसी प्रोवाइड करते हैं, यानी ये एक तरीके से यूज़र फ्रेंडली कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स की। देखो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, इन तीनों में और कॉन्डम में मेन फ़र्क ये है कि ये केवल फीमेल के लिए है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, और कॉन्डम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए है। दूसरा, ये डिस्पोजेबल होते हैं, रीयूज़ नहीं किए जा सकते, लेकिन इनको जो है रीयूज़ किया जा सकता है। आप इनके नाम समझो बेटा। पहला नाम है डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एक सेपरेटिंग लेयर, जैसे कि हमने हमारी बात करते हैं डायफ्राम की, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम प्रेजेंट होती है, एक मसल जो थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करती है। तो डायफ्राम बेसिकली क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है। सर्वाइकल कैप सर्विक्स में प्लेस कर देते हैं इस तरीके से, तो कैप लाइक काम करती है। आप ये वाला पिक्चर देखो, एक सर्वाइकल कैप को इंसर्ट कर दिया है ऐसे सर्विक्स में, इससे क्या हुआ, सर्विक्स पूरी तरीके से कवर हो गया और स्पर्म्स सर्विक्स से ऊपर आगे नहीं जा पा रहे। सर्वाइकल कैप्स बेटा सर्विक्स के अंदर नहीं डालते, ये ध्यान रखना है, सर्विक्स को कवर करते हैं, प्लेस ये वजाइना के अंदर ही होंगे, यानी जो वजाइना का सबसे लास्ट पार्ट है वहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है, कुछ इस तरीके से देखो। तो ये सर्वाइकल कैप सर्विक्स को कवर करते हैं, सर्विक्स के अंदर इंसर्ट किए नहीं जाते। वॉल्ट भी कुछ इसी तरह का मेथड है, मेथड क्या सॉरी वॉल्ट भी इसी तरह का एक ये भी रबर का बना हुआ apparatus होता है, जो वॉल्ट, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम्स, इन तीनों का एक ही तरीके से काम होता है कि ये सर्विक्स को कवर कर लेते हैं। लेकिन कई बार फिर भी चांसेस होते हैं कि अगर इसको ढंग से नहीं प्लेस किया गया, इस तरीके से ऑब्लिक रह जाए तो स्पर्म्स एंटर कर सकते हैं। इसलिए इसके साथ में इस तरह का एक जो जेली फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में या फोम फॉर्म में ये आता है, इनको स्पर्मिसाइड कहा जाता है। स्पर्मिसाइड का मतलब क्या होगा, स्पर्म्स को मारने वाले। तो ये बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म्स को ख़त्म कर देते हैं, वो इनके साथ में यूज़ कर सकते हैं। इनको इसके साथ में यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। क्लियर। तो सर्विक्स को कवर करते हैं हम और स्पर्म को एंटर नहीं होने देते, रीयूजेबल होते हैं, ये इसकी खास बात है, और साथ में स्पर्मिसिडल क्रीम को भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे हैं बैरियर मेथड्स, और काम कैसे कर रहे हैं ये स्पर्म को ओवम के साथ मीट होने नहीं दे रहे। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस हैं जो हम यूटेरस के अंदर जो है प्लेस कर देते हैं। आप ये पिक्चर देखो, ये यूटेरस का पिक्चर है, इसमें यूटेरस के अंदर ले जाकर इस डिवाइस को प्लेस कर दिया गया है, लेकिन ये डिवाइस आप खुद से नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्जरी नहीं करते, ये जनरली वजाइना के रूट से जो है इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया जाता है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता, और जब तक आपको कंसीव नहीं करना तब तक ये वहाँ पर प्लेस रहता है। इनके भी अलग अलग टाइम पीरियड रहते हैं कि कितने टाइम तक ये काम करेगा, लेकिन 3 साल 5 साल भी बहुत इजीली इनका काम चलता है, डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के आईयूडीज़ पे। तो आप समझे कोई 5 साल का या कोई 8 साल का अगर आईयूडी है तो ये तो बहुत अच्छा मेथड हो गया। और जैसे हम लोग ओरल पिल्स की बात करेंगे तो ये तो डेली लेने वाली टैबलेट्स हो गई, कॉन्डम्स बार बार यूज़ करने पड़ते हैं। तो आईयूडीज़ की सबसे खास बात ये होती है कि चाहे मेडिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर एक बार प्लेस कर दिया गया तो अगले 5 साल या 8 साल तक आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आईयूडीज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया के अंदर। आईयूडीज़ बेसिकली क्या करते हैं, ये स्पर्म्स का यूटेरस के अंदर फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। जब तक ये यूटेरस में प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे स्पर्म आएगा तो इन स्पर्म का क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उन फीमेल्स के लिए जो बच्चों के बीच में स्पेसिंग चाहते हैं या डिले करना चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी को। जैसे किसी की अभी अभी शादी हुई है और वो चाहते हैं कि 3 से 4 साल तक वो कोई प्लान नहीं करना चाहते बच्चा, तो ये उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। या अगर किसी को अभी बच्चा हुआ है और वो चाहते हैं कि बच्चों में कम से कम 5 साल का गैप रहे, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आईयूडीज़ आर गुड मेथड्स, लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आईयूडीज़ के 3 टाइप है बेटा। सबसे पहला टाइप है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा आईयूडी जिसमें आप किसी तरह का कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे।
आप केवल एक फिजिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, जैसे कि लिपीज लूप, इसको कहते हैं लिपीज लूप, इसको डायरेक्ट प्लेस कर दिया जाता है। सेकंड जो इसका टाइप है वो है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ऐसे आयोडीज जो कॉपर रिलीज करते हैं, और कॉपर क्या करते हैं, कॉपर ये करता है कि कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी कम करते हैं। स्पर्म का अगर मोटिलिटी कम होगा तो उसका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी अपने आप कम हो जाएगा। इनके एग्जांपल्स में क्या क्या लिखना है आपको, कॉपर 7, इसका शेप देखो बेटा 7, इसलिए कॉपर 7। इसका शेप देखो कॉपर टी, और इस पे कॉपर वायर, काफ़ी एक लंबा कॉपर वायर इस पे यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हमने कह दिया मल्टी लोड, यानी कॉपर का लोड बहुत अच्छा खासा इसमें ज़्यादा है, तो मल्टी लोड 375, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, कॉपर टी, ये सारे के सारे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़। ये कुछ ऐसे आयोडीज़ हैं जो यूटेरस में प्लेस करते हैं और इनके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हार्मोन धीरे धीरे यहाँ पर यूटेरस में रिलीज करता रहता है, और इन हार्मोन्स की वजह से जो है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन आएगा। कैसे आएगा कि ये यूटेरस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। एक्चुअली क्या होता है कि ये हार्मोन्स की वजह से बेसिकली इसमें क्या यूज़ होता है बेटा, या तो प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इनमें यूज़ किया जाता है। और होता क्या है कि यहाँ पे जब कंटिन्यूस प्रोजेस्ट्रॉन का सीक्रेशन होता रहेगा तो सीक्रेशन की वजह से जो एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम का सीक्रेशन बहुत बढ़ जाता है। जब एंडोमेट्रियम का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो इम्प्लांटेशन उतना ईजिली नहीं हो पाता, और प्लस विस्कस सीक्रेशंस की वजह से स्पर्म्स का जो मूवमेंट है वो उतना आसानी से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक तो इम्प्लांटेशन रोक रहा है, और दूसरा ये स्पर्म्स को सर्विक्स के लिए क्या बना देता है, हॉस्टाइल। सॉरी, सर्विक्स को स्पर्म्स के लिए क्या बना देते हैं, हॉस्टाइल, यानी स्पर्म उसको इतना इजीली क्रॉस करके आगे नहीं पहुंच पाएगा। इसमें आपको दो एग्जांपल्स याद करने बेटा, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में सीधा मैच दी फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम में जाके भूल जा रहे हैं कि कौन सा कॉपर रिलीजिंग है, कौन सा एलन हार्मोन रिलीजिंग है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, देखो इनके नाम देखो आप, प्रोजेस्टा सर्ट का नाम देखो आप, प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है इसके नाम पे, अगर इसके नाम में प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है तो हार्मोन रिलीजिंग होगा। और LNG-20, LNG का फुल फॉर्म होता है लेवनो अर्गेस्ट्रल। लेवनो अर्गेस्ट्रल बेसिकली एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन ही है, इसलिए आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये है सारे के सारे अपने इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हार्मोनल मेथड्स की बात करते हैं। अब हार्मोनल मेथड्स में अगर बात करें तो इसको दो तीन तरीके से आप देख सकते हो। एक टैबलेट की फॉर्म में, जिनको हम कहते हैं OCPs, यानी ओरल, यानी मुंह से ली जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स मतलब कि टैबलेट्स, इसलिए OCPs कहा जाता है। या फिर आप इनके इंजेक्शंस लगवा सकते हो, या फिर इनको इम्प्लांट किया जा सकता है। अब इम्प्लांट वगैरह का मतलब मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ओरली ली जाने वाली टैबलेट्स, इसलिए इनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है, पिल्स। क्या प्रेजेंट है, या तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होगा, प्रोजेस्ट्रोजेंस, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये ध्यान रखें बेटा, केवल एस्ट्रोजन कभी भी नहीं होता, या तो होगा केवल प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। केवल एस्ट्रोजन पिल्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कभी भी आपको यूज देखने को मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर क्या करना होता है, जब मेंसेस शुरू होते हैं तो पहले 5 दिन जो मेंसेस है उसमें से किसी भी दिन आपको लगातार एक टैबलेट लेनी है 21 डेज तक, यानी रोज की एक टैबलेट 21 डेज तक, और उसके बाद में 7 दिन आपको बीच में रोकना है उन टैबलेट्स को। यानी अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 दिन का मान के चल रहे हैं तो 21 दिन टैबलेट लिया, 7 दिन रोका, फिर 21 दिन टैबलेट लिया, फिर 7 दिन रोका, फिर 21 दिन टैबलेट लिया। ये कब तक करेंगे हम, जब तक प्रेगनेंसी अचीव करना नहीं चाहते, जब तक कंसीव होना नहीं चाहते तब तक ये काम करना पड़ेगा। 21 दिन 7 दिन रोकना है, 21 दिन फिर 7 दिन रोकना है। क्या करती है ये हार्मोन रिलीजिंग टैबलेट्स, ये ओव्यूलेशन को इनिबिट करती है और इम्प्लांटेशन को इनिबिट करती है। इसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स में म्यूकस प्रेजेंट है उसको काफ़ी विस्कस बना देता है। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था कि इस विस्कोसिटी की वजह से एंट्री ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगी, या तो प्रिवेंट हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। काफ़ी इफेक्टिव होती है ये मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स भी कंपेरेटिवली थोड़े कम है, और फीमेल्स द्वारा बहुत अच्छे से एक्सेप्टेड है, मतलब ये काफ़ी यूज़ में की जा रही है OCPs। माला D और माला N, हालांकि NCERT ने इनके नाम नहीं लिए हैं पर ये काफ़ी कॉमन है मार्केट में। उसके अलावा हम बात करते हैं इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स की। देखो OCPs के साथ दिक्कत क्या है कि रोज़ लेना पड़ता है आप, इसलिए आगे इंजेक्शंस, इस तरह के इंजेक्शंस आते हैं, और ये इंजेक्शंस का जो इफेक्टिव पीरियड है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक है, यानी एक इंजेक्शन लगवाया और
काफ़ी लंबे टाइम तक इसका अफेक्ट रहता है, तो आपको रोज़ रोज़ जो है टेबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा उससे भी बेहतर आ गए आजकल इम्प्लांट्स, इस तरह के छोटे छोटे, जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, उस तिल्ली के साइज़ के ही रहते हैं और स्किन के नीचे इस तरीके से प्लेस कर दिए जाते हैं। कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, एक सिंपल सा इंसिजन करके इनको लगा दिया जाता है यहाँ पर। अब होगा क्या, इनका अफेक्टिव पीरियड लंबा है। अब लंबा अफेक्टिव पीरियड है तो ये थोड़ा हमारे लिए बेहतर रहेगा, आसान रहेगा इनको यूज़ करना। इसमें भी या तो प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करोगे या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे। काम बिल्कुल पिल्स के जैसा ही करता है, लेकिन अफेक्टिव पीरियड्स इनके पिल्स से जो है वो ज़्यादा रहेंगे, इसलिए ये आजकल काफ़ी यूज़ में आ रहे हैं। आपने अखबारों में इनके ऐड भी देखे होंगे कई तरीके। फिर यहाँ पे सहेली मेंशन करना जरूरी है बेटा। सहेली अभी हमने देखा CDRI लखनऊ ने डेवलप किया था, ये भी एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये भी टैबलेट की तरह ली जाती है, लेकिन सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये 1 वीक में एक बार लेते हैं। देखो डिफरेंस बता रहा हूँ, ये रोज की एक टैबलेट है, ये 1 वीक में एक बार लेनी है, तो यही इसका फ़ायदा हो गया कि रोज रोज नहीं लेना पड़ेगा आपको। इसके अलावा ये स्टेरॉइड बेस्ड है, प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब क्या है, स्टेरॉइड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। लेकिन सहेली ना तो कोई हार्मोन है इसके पास, ना ही ये किसी स्टेरॉइड की बनी है, और बिकॉज ये स्टेरॉइड्स की नहीं बनी इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स इसके कंपैरिजन में बहुत कम होंगे सहेली के साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये भी अपने आप में फ़ायदा हो गया भाई। अगर हम यूज़र के हिसाब से देखें तो एक तो रोज़ नहीं लेना पड़ रहा और प्लस साइड इफ़ेक्ट्स उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है सहेली टैबलेट, और प्लस कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी इसकी काफ़ी हाई रहती है। फिर हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। पहली बात तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है। देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इमरजेंसी में ली जाती है। अब इमरजेंसी का मतलब तो यही हुआ ना कि कोइटस होने के बाद में। जनरली जो कॉन्ट्रासेप्शन है ये तो कोइटस से पहले होंगे, लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कोइटस हो चुका है, उसके बाद में अगर आप चाहें कि नहीं अब हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो उसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हो उसको हम कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें आप पिल्स भी ले सकते हो और आईयूडीज भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन कोइटस होने के 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन यानी 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये यूज़ करना है। अगर इसके बाद यूज़ किया तो इसका इफेक्ट बहुत बहुत ना के बराबर रहेगा, तो ये एक ध्यान रखना है, 72 आवर्स के अंदर अंदर इसको लेना है। इसका काफ़ी फेमस ब्रांड एक आईपीएल आपने देखा होगा मार्केट के अंदर। ये काम कहाँ आती है, ये काम वहाँ आती है स्पेशली रेप केसेस में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, या फिर कैजुअली अगर इंटरकोर्स हुआ है तो उसके बाद इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें याद रखना बेटा आईयूडीज भी यूज़ किए जा सकते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर हम पढ़ते हैं सर्जिकल मेथड्स की, ऐसे मेथड जिसमें हम वो एक छोटा सा ऑपरेशन करके, बहुत छोटा सा ऑपरेशन करके जो है कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। इन मेथड्स को कहा जाता है स्टरलाइजेशन। आपने एक वर्ड सुना होगा नसबंदी, ठीक है, तो स्टरलाइजेशन कहा जाता है इसको। ये टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल मेथड है कि मतलब लास्ट मेथड। अब जैसे अगर किसी कपल को लगता है कि भाई हमारे 2 या 3 बच्चे हो गए, अब हमें कोई बच्चा चाहिए ही नहीं, तो ये सबसे लास्ट मेथड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी, इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। कैसे पुअर है, जैसे मैं आपको बताऊं, सर्जिकल मेथड्स के 2 तरीके। अगर मेल है तो वेस्ट डिफरेंस, और फीमेल है तो ट्यूबेक्टमी। आप ये पिक्चर देखो, इस तरीके से हमने वेस्ट डिफरेंस को यहाँ पे कट करके लाइगेट कर दिया, कट करके लाइगेट कर दिया दोनों वेस्ट डिफरेंस को। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन ये स्पर्म जो है यहाँ पे आगे पहुँच ही नहीं रहा, सीमन में आ ही नहीं रहा। फीमेल में हमने क्या किया, ट्यूबेक्टमी कर दी, फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर कट करके लाइगेट कर दिया, यानी ओवम तो रिलीज हो रहा है, ओवम फैलोपियन ट्यूब में भी आ रहा है, लेकिन ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, लेकिन स्पर्म इसके आगे नहीं आ सकता। यानी आपने क्या किया, गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर दिया है, और गैमीट का अगर आपने ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर दिया तो फर्टिलाइजेशन के तो कोई चांसेस ही नहीं है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बेटा कम रहेगी। वेसेक्टमी करने के लिए जो स्क्रोटम है, उस स्क्रोटम पे एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और उसके थ्रू जो है वेस्ट डिफरेंस कट किया जा सकता है। और फैलोपियन ट्यूब में कट लगाने के 2 तरीके हैं, या तो एब्डोमेन पे हल्का सा चीरा लगा के किया जाए, या फिर आजकल वजाइनल रूट के थ्रू भी इसको किया जाता है। तो या तो वजाइना के थ्रू या एब्डोमेन पे एक हल्का सा चीरा, इंसिजन मतलब चीरा लगा के काम किया जा सकता है। बिल्कुल काफ़ी इफेक्टिव है ये तो। आपने कंप्लीट एक छोटा सा ऑपरेट करके कट ही कर दिया, तो आपने गैमेट का ट्रांसपोर्ट तो पूरी तरीके से ब्लॉक ही कर दिया, लेकिन रिवर्सिबल इतना अच्छा ये नहीं रहता। चलिए फिर बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इल इफेक्ट्स क्या है, दुष्प्रभाव क्या क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव में हम क्या क्या बात करें। तो सबसे पहले नोजिया, जो बेसिकली जो ओसीपीज लेने वाली फीमेल है उनके साथ ये काफ़ी दिक्कत रहता है कि उनको नोजिया यानी जी मिचलाने की शिकायत काफ़ी रहती है। एब्डोमिनल पेन, यानी कि जिसको आप बेसिकली कहते हैं ना कि इस
पेट वाले एरिया के आसपास, पेट दर्द आप समझ लो इसको, कि पेट के आसपास वाले एरिया में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी इसके इल इफेक्ट्स में आते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है बेटा, ब्रेस्ट कैंसर भी रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब क्या हो गया कि पीरियड्स के बीच में भी कई बार वजाइना से ब्लीडिंग होती रहती है। पीरियड्स के बीच में कैसे? पीरियड्स के बीच में कि जैसे कि मतलब 28 डेज़ का साइकिल रहता है, तो 28 डेज़ के बाद में फिर मेंस्ट्रुएशन होता है और फिर वापस आगे का फेज चलता है। तो ये जो बीच वाला टाइम है जब ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए था, अगर वहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज वजाइनल ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। और उसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कई बार मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा है, कई बार मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत कम है, कई बार 28 डेज़ में मेंसेस आ रहे हैं, कई बार 15 डेज़ 20 डेज़। तो इस तरह के इरेगुलर अगर पीरियड्स रहते हैं तो उस ब्लीडिंग रहती है या पीरियड्स रहते हैं तो ये भी इसके इल इफेक्ट्स में शामिल होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना अबॉर्शंस। देखो अबॉर्ट करना यानी किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना, अबॉर्ट करना कहलाता है। सिमिलरली अगर प्रेगनेंसी जो 9 महीने की रहती है अगर पहले ही टर्मिनेट हो जाए तो वर्ड क्या यूज होगा? अबॉर्शन। अब अबॉर्शन दो टाइप के होते हैं, ऐसा अबॉर्शन जो अपने आप हो जाए नेचर में, हमने कुछ नहीं किया और अबॉर्शन हो गया, तो ऐसे अबॉर्शन को तुम कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, यानी नेचुरली प्रेगनेंसी अपने आप टर्मिनेट हो गई, होनी प्री टर्म ही चाहिए, ठीक है, उसको तो हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की किसी रीजन से हो गया। लेकिन अगर यही काम जानबूझ के करवाया जाए तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी हमने अबॉर्शन इंड्यूस किया है, और इसी को कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया विद दी मेडिकल हेल्प, विद दी मेडिकल असिस्टेंस, इसलिए वर्ड क्या बन गया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब होता क्या, ये इंटेंशनल जानबूझकर या अपनी इच्छा से करवाया जाने वाला प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन बिफोर फुल टर्म, यानी 9 महीने पहले, 9 महीने से पहले अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। इस दुनिया में एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज की जाती है, जो रफली टोटल प्रेगनेंसीज का 20% यानी 1/5 होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे एमटीपीज की जा रही है। लेकिन एमटीपीज करते क्यों हैं? किस केस में हमें एमटीपीज की जरूरत पड़ेगी? तो देखो, सबसे पहले तो एमटीपीज की जरूरत पड़ेगी उन केसेस में जहां पर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी किस किस केस में हो सकती है? जब एक कैजुअल अनप्रोटेक्टेड विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम्स इंटरकोर्स हुआ हो, किसी तरह से का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया गया और इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी हो गई हो। रेप केसेस में किया जा सकता है, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हुए थे लेकिन वो फेल हो गए, तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी अनवांटेड हो जाएगी, तो उसको खत्म करने के लिए एमटीपी किया जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो इसकी वजह से या तो मदर की जान को नुकसान है, या मदर में कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, या फीटस की जान को नुकसान है, या उसमें कोई डिफेक्ट जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। या अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि ये जो फीटस डेवलप हो रहा है अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे केस में भी एमटीपी एडवाइस की जा सकती है। लेकिन क्या एमटीपी करना सेफ होगा? तो एमटीपी सेफ होगा बिल्कुल अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाए। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला जो टाइम रहता है वो टाइम रहता है ऑर्गेनोजेनेसिस वाला टाइम, ये इसी में सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपने पहले ट्राइमेस्टर में कर दिया एमटीपी तो ठीक है, फिर भी सेफ है। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कर ही नहीं सकते, बहुत रिस्की काम हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इनिशियल 3 मंथ्स है यानी पहला ट्राइमेस्टर, केवल उसी में जो है सेफ रहेगा एमटीपी। लेकिन क्या एमटीपी को लीगलाइज करना चाहिए? क्या इस पे कोई कानून बनाना चाहिए? इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? तो एक्चुअल में इसको लीगलाइज करें या नहीं करें, इस पे बहुत सारे जो है इश्यूज उठ के आते हैं। कुछ नैतिक बातें आती है, कुछ सामाजिक इश्यूज हैं, कुछ धार्मिक इश्यूज हैं, तो कुछ इमोशनल इश्यूज रहते हैं। तो इन सब इश्यूज के कारण इसको लीगलाइज करना है, नहीं करना है, अलाउ करना है, नहीं करना है, ये सब डिबेट्स तो दुनिया भर में चलती रहती है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, अगर एमटीपी को आप समझें, तो अगर पूरी तरीके से लीगलाइज ही कर दे कि नहीं जब चाहो आप एमटीपी करवा सकते हो, तब दिक्कत पता है क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि कन्या भ्रूण हत्या यानी जो फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसा काफ़ी होता है इंडिया में, तो फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए इसमें कानून लाया गया, और वो कानून लाया गया 1971 में। 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया गया, और इसका अमेंडमेंट, यानी जो अमेंडमेंट क्या होता है, जब किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कानून का जो बदलाव लाया जाता है, रेक्टिफिकेशन किया जाता है, उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस लाना। तो 1971 में कानून आया और 2017 में आया अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं हम लोग, जो 2017 में पास हुआ था। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया ताकि इस देश में इलीगल अबॉर्शंस को रुकाया जा सके। ऐसे बहुत सारी जगहों पे आज भी जो है अबॉर्शंस
बिना प्रॉपर मेडिकल हेल्प के कुछ लोग जो है अबॉर्शंस करवा रहे हैं कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करके, बट दे माइट बी वेरी रिस्की, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं वो। इसलिए उन इलीगल अबॉर्शन के केसेस को, इंसिडेंसेस को रोकने के लिए और उन इलीगल अबॉर्शन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में उसका रिजल्टेंट जो मैटरनल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है उसके इंसिडेंसेस को कम करने के लिए इस कानून को पास किया गया। मैटरनल मॉर्टिलिटी का मतलब होगा मैटरनल डेथ। कई बार ऐसा होता है कि इलीगल अबॉर्शंस काफ़ी लेट ट्राई किए जाते हैं जिसकी वजह से मदर की या तो डेथ हो जाती है या मदर में कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है, तो उन डिफेक्ट्स के लिए वर्ड यूज होता है मॉर्बिडिटी, यानी सर्वाइव तो कर गई मदर लेकिन कुछ डिफेक्ट्स रह गए उसके अंदर, तो मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों को कम करने के लिए ये कानून पास किया गया था। इस कानून के मुताबिक आप पहले 12 वीक्स में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात चल रही है यहाँ पे, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ कंसीडर्ड ग्राउंड्स पे, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि कुछ शर्तों पे एमटीपी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लगेगा, यानी इनके ओपिनियन के बिना आप एमटीपी नहीं करवा सकते। लेकिन और एमटीपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी भी कब अपना ओपिनियन देगा, कुछ पर्टिकुलर शर्तों पे, कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 से 14 वीक्स के बीच में आ चुकी है तब आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है वो ओपिनियन लगेगी। जब ये दोनों अलाउ करेंगे आपको तभी आप एमटीपी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब कौन से ग्राउंड्स जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं कि किन ग्राउंड्स पे आप एमटीपी करवा सकते हैं, तो पहला ग्राउंड है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी गई तो मदर की लाइफ को रिस्क है, या फिर मदर को कोई ग्रेव इंजरी हो सकती है, वो फिजिकल इंजरी भी हो सकती है या कोई मेंटल हेल्थ की भी इंजरी हो सकती है, मतलब कोई मेंटल जो दिक्कत है वो भी आ सकती है, फिजिकल दिक्कत जो है वो मदर को आ सकती है। और रिस्क है किसको, चाइल्ड को, किसी तरह का फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज का, या फिर चाइल्ड बहुत सीरियसली हैंडीकैप हो सकता है। तो अगर पहले ही पता चल जाए कि डेवलपिंग फिटस हैंडीकैप्ड है या मेंटली एबनॉर्मल रहेगा या फिजिकल एबनॉर्मल रहेगा, तो ऐसे केसेस में भी एमटीपी को अलाउ किया जा सकता है। तो इन कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे कुछ पर्टिकुलर टाइम में 12 वीक्स तक तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और 12 से 24 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय में आप ऐसा कर सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या है एमटीपी से एसोसिएटेड अपने देश में, कि देखो मोस्टली अगर आप देखोगे तो एमटीपीज आज भी जो है क्वैक्स कर रहे हैं। क्वैक्स मतलब कि झोला छाप डॉक्टर्स जिनको हम कहते हैं, तो ये इलीगल तरीके से क्वैक्स द्वारा की जा रही है जो बिल्कुल अनसेफ है और मदर और फिटस दोनों के लिए डेंजरस हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ेगी ताकि हम अवॉइड करवा सके अनप्रोटेक्टेड कॉइटस को, ठीक है। और दूसरा रिस्क फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व है उस इलीगल अबॉर्शन में। तो अगर हम लोगों को ढंग से काउंसल करें कि इलीगल अबॉर्शन से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स से क्या हो सकता है, तो शायद इन इंसिडेंसेस में थोड़ी कमी आ जाए और हमें गांव-गांव कस्बे में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रहेगी हर जगह पे तो लोग जो है क्वैक्स के पास इतना नहीं जाएंगे। इसके लिए ये इसका इलाज रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत सीरियस टॉपिक की जिसका नाम है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, या फिर इनको वेनेरियल डिजीजेज भी कहा जाता है। ये वो सारी बीमारियां हैं बेटा जो अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से एक से दूसरे में स्प्रेड होती है, इसलिए नाम क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज। इनको मैं 3 ग्रुप में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो इनके और क्या क्या नाम है, वेनेरियल डिजीज भी इसको कहते हैं या फिर इसको आरटीआई कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, ठीक है। एसटीडीज के ग्रुप देखें तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और प्रोटोजोअल डिजीज। एनसीईआरटी ने सारे नाम एक साथ लिख दिए, मैं आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन कर रहा हूं यहाँ पे। बैक्टीरियल डिजीज यानी ऐसी एसटीडीज जो बैक्टीरिया से होती है, इसमें एक सिफिलिस आएगा इंपॉर्टेंट। सिफिलिस में नाम याद रखना बेटा, ट्रिपोनिमा पेरिडम नाम का एक बैक्टीरिया है जो ये सिफिलिस कॉज करता है। सेकेंड एग्जाम्पल होगा इसका गोनोरिया, इसका नाम रहने दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रिपोनिमा पेलिडम इंपॉर्टेंट है। और क्लेमाइडियासिस एक क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये हो जाएगा, ये क्लेमाइडिया ये पैथोजन का नाम है और क्लेमाइडियासिस बीमारी का नाम है। फिर वायरल डिजीज की बात करें तो जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉट्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स जो एचआईवी की वजह से होता है। और सबसे डेंजरस जो एसटीडी है वो कौन सी है, एड्स। उसके अलावा प्रोटोजोन्स की वजह से होने वाली एसटीडी का नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनास नाम का एक प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इस प्रोटोजोआ का नाम है। तो ये
कुछ बीमारियों के नाम आपको ध्यान रखना है, याद रखना है बेटा। ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोल है, वो वायरल है, और ये है सारी की सारी बैक्टीरियल एसटीडीज। इस जितनी भी यहाँ पे डिजीज दे रखी है बेटा, इसमें एक चीज देखना आप, इन सब बीमारियों में 3 नाम ऐसे हैं जो एच से शुरू हो रहे हैं, एक हर्पीज, एक हेपेटाइटिस और एक HIV। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो 3 नाम है, जो तीनों एच से शुरू हो रहे हैं, इन तीनों को छोड़ के बाकी कंप्लीटली क्योरेबल है। ये 3 बीमारियां बेटा ऐसी है जो एक स्टेज में आने के बाद में बिल्कुल भी क्योर नहीं की जा सकती। तो कंप्लीटली इनक्योरेबल वाली बीमारियां कौन कौन सी? तीनों एच वाली, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीज, ये तीनों क्योर नहीं की जा सकती। हालांकि एसटीडीज तो किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये होती है 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज में। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है जो जिसको आप लोग एडोलेसेंस वाला टाइम कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस है एसटीडीज़ के। अब लेकिन सर आपने कहा कि एसटीडीज़ तो किसी भी एज में हो सकती है, तो जैसे एक 5 से 6 साल का बच्चा है तो उसके इसमें क्या एसटीडी हो सकती है क्या? अब देखो क्या है कि कुछ एसटीडीज़ ऐसी है, ये क्वेश्चन आया था नीट में, इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे कि एक 5 साल के बच्चे में एसटीडी होने का चांस है क्या? तो बिल्कुल चांस है, लेकिन रूट जो है अनसेफ सेक्स नहीं रहेगा इस बार। आप समझे, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। HIV की बात करते हैं हम, HIV और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों बीमारियां बेटा ऐसी है जो इन्फेक्टेड ब्लड से भी स्प्रेड हो सकती है। तो अगर एक 5 साल के बच्चे में समझो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और गलती से जो ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज किया वो HIV इन्फेक्टेड है, तो इसको भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो एसटीडीज किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मोस्टली 15 to 24 ईयर्स की एज में ही रहेगी। लेकिन जब आप ओवरऑल बाकी सभी एसटीडीज की बात करोगे तो वो मोस्टली जो है अनसेफ सेक्स की वजह से स्प्रेड होती है। HIV और हेपेटाइटिस बी जो है, ये दोनों बीमारियां इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी के दूसरे इन्फेक्टेड फ्लूइड्स से भी स्प्रेड हो सकती है, जिसको हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में और डिटेल में HIV के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि कैसे हम अपने आप को इन एसटीडी से बचा सकते हैं बेटा? तो देखो सिंपली बात, वी नीड टू अवॉइड सेक्स विद आइदर एन अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर। किसी अनजान पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। जब भी सेक्स करें कॉन्डम्स हमेशा यूज करें ताकि कॉन्डम्स प्रिवेंट कर सकें एसटीडीज को। और अगर जरा से भी आपको बहुत इनिशियल टाइम पे ही लक्षण देखने को मिल जाए तो इमीडिएट, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो इमीडिएट किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसका डिटेक्शन करवाएं और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। ध्यान रखें, जितने जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट लोगे वो बीमारी उतने आराम से जो है ठीक हो जाएगी, नहीं तो बाद में दिक्कत पहुंचाएगी आपको। सिम्टम्स की बात करते हैं कि एसटीडीज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो बेटा सिम्टम्स जो है मोस्टली आपको जेनाइटल एरियाज में ही देखने को मिलेंगे, जेनाइटल्स के आसपास, जिसमें उन एरियाज में आपको खुजली हो सकती है, इचिंग, या फिर कोई फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होने लगता है, स्पेशली वजाइना वाले पार्ट से या जो पेनिस वाले पार्ट से कुछ फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लगता है, दर्द होता है और स्वेलिंग होने लगते हैं। लेकिन ये जितने भी सिम्टम्स है ना बेटा, ये सारे माइनर सिम्टम्स है जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। इचिंग होना, थोड़ा बहुत पेन होना, थोड़ा बहुत स्वेलिंग होगा, इन चीज़ों को क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है बेसिकली। और इस इग्नोरेंस के कारण ही एसटीडीज जो है और भयानक रूप ले लेती है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में काफ़ी केसेस में असिम्टोमेटिक रहती है। असिम्टोमेटिक मतलब कोई लक्षण नहीं आते, तो लक्षण नहीं आते तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये अनडिटेक्टेड रहते हैं, यानी पता ही नहीं चलता कि इनको कोई एसटीडी हो रखी है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज एंड सोशल स्टिग्मा। अर्ली स्टेजेस में जितने भी बीमारियां हमने देखी उसके अर्ली स्टेजेस में या शुरुआती स्टेज में या तो सिम्टम्स है ही नहीं या फिर है तो बहुत कम सिम्टम्स है। और अगर सिम्टम्स पता भी चले किसी इंडिविजुअल को कि हाँ ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सामाजिक शर्म की वजह से यानी सोशल स्टिग्मा की वजह से वो डॉक्टर तक नहीं जाते, और डॉक्टर तक नहीं जाते तो इनका टाइमली डिटेक्शन नहीं होता, डिटेक्शन नहीं होता टाइम पे तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और फिर इसका क्योर करना मुश्किल हो जाता है। ये दिक्कत है एसटीडीज के साथ में। इसलिए आरसीएच जो प्रोग्राम्स हमने अभी डिस्कस किए थे उस आरसीएच में एक प्राइम कंसिडरेशन है इन बीमारियों का प्रिवेंशन और उनका अर्ली डिटेक्शन और उनका ट्रीटमेंट। एसटीडीज के कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं बेटा हम लोग कि एसटीडी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखो अभी हमने क्या कहा कि एसटीडीज जो है टाइमली डिटेक्ट नहीं हो पा रही, कंप्लीटली जो है ट्रीटमेंट उसका टाइम पे नहीं मिल पा रहा। तो जब ऐसा होता है बेटा तो इनकी वजह से कुछ जटिलताएं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आने लगती है। तो वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है डेथ ऑफ द फीटस, यानी एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके फीटस की डेथ हो गई, उसको कहा जाता है स्टिल बर्थ। तो ये एसटीडी की वजह से हो सकती है। इनफर्टिलिटी, हाँ बिल्कुल, एसटीडीज का जो इन्फेक्शन है ये इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है मेल और फीमेल दोनों में। अबॉर्शंस, बिल्कुल अबॉर्शंस हो सकते हैं।
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी कहा जाता है इनको। इसका मतलब समझ लो आप। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर किसी फीमेल को वजाइनल इन्फेक्शन है और वो टाइम पे ट्रीट ना हो, तो ये वजाइना का इन्फेक्शन धीरे धीरे वजाइना से ऊपर सर्विक्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब और इवन ओवरी तक भी ट्रेवल कर सकता है। तो जब ये ऊपर वाले ऑर्गन्स भी इसमें शामिल होने लगते हैं, इन्फेक्शन वहां तक पहुंचने लगता है या इनका प्रभाव उन पे जब दिखने को मिलता है, तो उन सबको कहा जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ऐसा क्यों बोला, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पेल्विक एरिया है अपना, उस पेल्विक एरिया के ऑर्गन्स में जब इन्फ्लेमेशन होने लगता है इन बीमारियों की वजह से, तो उसको पीआईडी कहा जाता है। यानी अपर जेनाइटल ट्रैक्ट की बात कर रहा है वो, जैसे कि यूटेरस, ओविडक्ट, ओवरी, इनमें अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन होगा तो पीआईडी कहलाएगा। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेसिकली यूटेरस में होता है इम्प्लांटेशन और चाइल्ड का डेवलपमेंट फर्दर यूटेरस में होगा। लेकिन अगर यही इम्प्लांटेशन यूटेरस के अलावा कहीं और हो जाए, जैसे हो जाए फेलोपियन ट्यूब में, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज नहीं होती। तो कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज किसकी वजह से नहीं होती। I mean, ऐसा क्या फैक्टर है, ऐसा कौन है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और ब्लास्टोसिस्ट सीधा यूटेरस में ही जाकर इम्प्लांट होता है, तो उसके पीछे किसका हाथ है, कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल अगर एसटीडीज को टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स का कैंसर, जो काफी कॉमन है आज के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी, अपना लास्ट और सबसे बढ़िया टॉपिक। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, एकदम हिंदी में बताऊं तो बांझपन, यानी कि प्रॉपर सेक्सुअल कोहेबिटेशन होने के बाद भी, कोइटस होने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, तो उसको कहा जाता है इनफर्टिलिटी। इट इज द इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन। हमारे देश में यानी भारत में कई बार फीमेल्स को जो है ब्लेम किया जाता है फॉर इनफर्टिलिटी। अगर किसी कपल को कोई बच्चा नहीं है तो जनरली फीमेल को ही जो है ब्लेम किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम है वो मेल पार्टनर में हो, यानी कुल मिला के इनफर्टिलिटी मेल की वजह से भी हो सकती है और फीमेल की वजह से भी हो सकती है। अब अगर कॉजेज की बात करें कि क्या रीजंस है इनफर्टिलिटी के बेटा, तो उसमें कुछ फिजिकल रीजंस आ सकते हैं, कंजेनाइटल रीजंस यानी जो बचपन से ही प्रेजेंट है, कुछ बीमारियां इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है, कुछ ड्रग्स मेडिसिन आती है जो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं बॉडी के, और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो ये अलग अलग इसके कारण होते हैं। अब हम चलते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे। देखो, जब काफी कोशिश के बावजूद भी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, तब कुछ टेक्निक्स की हेल्प से जो है प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश की जा सकती है, और उन सभी टेक्निक्स को एक साथ कहा जाता है ART। ART का मतलब क्या होगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसमें असिस्ट कर रहा है आपको कोई डिवाइस या कोई मेथड का असिस्टेंस लेके हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। तो क्या कहलाएगा, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। स्पेशल टेक्निक्स हैं जो कपल को असिस्ट करती है, हेल्प करती है टू हैव चिल्ड्रन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ART में हम लोग देखो ICSI पढ़ेंगे, IVF इज फॉलोड बाय ET इज ऑफ टू टाइप्स, ZIFT एंड IUT। फिर AI पढ़ेंगे जो वजाइनल भी हो सकती है या फिर IUI हो सकती है, और फिर हम पढ़ेंगे गिफ्ट। तो अभी ये जितने भी टर्म्स मैंने बताया आपको, इनको हम अभी एक बार डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कॉमन भाषा में कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। देखो शब्दों को समझो आप। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड दी बॉडी, इनसाइड दी लैब। ऐसी चीज जो बॉडी के बाहर की जाए इन विट्रो कहलाती है, और जो बॉडी के अंदर की जाती है वो कहलाती है इन वीवो। तो हम क्या कह रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होगा लेकिन बॉडी के बाहर जो लैब एपरेटस है उसके अंदर होगा। ऐसा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप वाइफ से, और अगर वाइफ नहीं बना पा रही है तो एक डोनर से ओवम कलेक्ट करेंगे। देखो क्या हो गया, जैसे आप ऐसे समझ लो कि एक फीमेल है, इस फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन किसी रीजन की वजह से प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, तो ऐसे केस में उस फीमेल से ओवम लिया जा सकता है। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि फीमेल ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, तो ऐसे केस में डोनर से जो है ओवम लिया जाता है। सिमिलरली मेल में भी ऐसा ही हो सकता है, या तो हस्बैंड से सीमेन कलेक्ट किया जाएगा, स्पर्म्स कलेक्ट किया जाएगा, और अगर हस्बैंड में किसी रीजन की वजह से स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो एक डोनर की हेल्प से जो है स्पर्म लिया जा सकता है। तो एक तरफ स्पर्म कलेक्ट किया हमने, एक तरफ ओवम कलेक्ट किया, और लैब के अंदर इन दोनों को फर्टिलाइज कर देते हैं।
फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट आगे फर्दर डेवलप करेगा, एक जाइगोट से 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज और 8 सेल्ड स्टेज, इनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जाइगोट के डिवीजन से बनने वाले सेल्स ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है और आप एक ऐसी स्टेज में आ गए जहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर से कम वाली स्टेज है, यानी 8 से कम ब्लास्टोमियर्स हैं, तो ऐसे एम्ब्रियो को यहाँ से निकाल कर प्लेस कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ प्लेस करेंगे? फेलोपियन ट्यूब को। किसको प्लेस कर रहे हैं हम? एक एम्ब्रियो जिसमें 8 से कम ब्लास्टोमियर है, उसको कहाँ प्लेस करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। अब देखो, बिकॉज इसके पास 8 से कम ब्लास्टोमियर्स हैं, इसका मतलब अभी ये मोरुला स्टेज पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। 8 to 16 स्टेज कौन सी होगी? मोरुला स्टेज। तो हमने इसको फेलोपियन ट्यूब में डाला। अब ये फेलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे किस तरफ मूव करेगा? यूटेरस की तरफ। तो जब ये धीरे धीरे यूटेरस की तरफ मूव करेगा तो इसका फर्दर और डेवलपमेंट होगा और यूटेरस तक आते आते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट यहां पर आकर इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर लैब में ही आप 8 से ज्यादा वाली स्टेज में पहुंच चुके हो अगर, तो आप इसको फिर फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करोगे, फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे कहां पर? यूटेरस के अंदर, यहां पर। ये इसको सीधा यूटेरस में प्लेस करोगे क्योंकि 8 से ज्यादा वाली स्टेज है। अब बहुत जल्दी ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा जो कि यहां पर इम्प्लांट किया जाएगा। तो ओवरऑल देखना, पहले आपने क्या करवाया? लैब के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेप तो क्या कहलाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके बाद में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसका ट्रांसफर क्या करवाया जाएगा? तो क्या कहलाएगा? ये एम्ब्रियो ट्रांसफर। यानी अब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। एम्ब्रियो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? एम्ब्रियो या तो ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में। अगर एम्ब्रियो जो 8 से कम स्टेज का है फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा तो इसका नाम रखेंगे जिफ्ट। नाम समझो बेटा, जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। तो जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर जिफ्ट कहलाएगा। और यही अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो यूटेरस में तो इसका नाम क्या रखना हमने? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी यूटेरस के अंदर इसका ट्रांसफर करवाया जाएगा। तो ईटी इज ऑफ 2 टाइप्स, या तो जिफ्ट या फिर आईयूटी। यानी ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं? ओवरऑल हम पहले करवाएंगे आईवीएफ, आईवीएफ के बाद होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर या तो फेलोपियन ट्यूब में होगा तो जिफ्ट, और अगर यूटेरस में होगा तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी कहलाता है। ये ओवरऑल जाके इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी ध्यान रखना, बेबी का पूरा डेवलपमेंट बेटा टेस्ट ट्यूब में नहीं होता। रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो इसके आगे का डेवलपमेंट तो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। ऐसा भी हो सकता है बेटा पॉसिबल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक फीमेल में फर्टिलाइजेशन तो हो गया प्रॉपर तरीके से, यानी उसी की बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में उसके फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन तो प्रॉपर हो रहा है लेकिन किसी रीजन की वजह से आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा। समझ लो यूटेरस के अंदर ही कोई दिक्कत है, यूटेराइन फाइब्रोइड्स हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही करते हैं फीमेल के, इन विवो फर्टिलाइजेशन कर दिया। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है और आगे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो जाइगोट को वहां से कलेक्ट किया जाता है और किसी और फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। इसको भी आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कह सकते हो, इसको भी आप ZIFT या फिर IUT कह सकते हो। तो NCERT की लाइन है कि एम्ब्रियोज दैट आर फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी विद इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ठीक है, एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में इन चीजों का बहुत खास ध्यान रखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो वो था जिफ्ट जिसमें जाइगोट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया, तब यहाँ पे हम गिफ्ट कर रहे हैं यानी गैमीट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी गैमीट जो है लेकर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। तो अगर मैं गैमीट ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहा हूँ इसका मतलब फर्टिलाइजेशन तो इन विवो होगा इस केस में। बिल्कुल, गैमीट ट्रांसफर क्या है, जाइगोट ट्रांसफर नहीं किया इस केस में। एक केस देखते हैं, जैसे इस फीमेल की बात करते हैं, ये एक ऐसी फीमेल है जिसमें फेलोपियन ट्यूब यूटेरस सब कुछ हेल्दी है लेकिन किसी रीजन से ओवम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इस केस में। तो हमने क्या किया, एक डोनर ढूंढा, एक हेल्दी डोनर लिया और इस डोनर से ओवम कलेक्ट करके इस ओवम को इसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने क्या वर्ड यूज किया, गिफ्ट। आप तो इसको ऐसे याद कर लो कि इस फीमेल ने अपना ओवम इसको गिफ्ट किया है और उसी ओवम को हमने ट्रांसफर किया है इसी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में। बाद में जब ये ओवम इसकी फेलोपियन ट्यूब में हम कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं, तब इस फीमेल को या तो हम नेचुरली कॉपुलेट करने को कहते हैं या फिर स्पर्म का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो नेचुरली कॉपुलेट करवें, नहीं तो स्पर्म का ट्रांसफर करें। तो जब स्पर्म का ट्रांसफर होगा यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो सकती है। यानी ये कब काम आएगा, जब फीमेल ओवम का प्रोडक्शन खुद से नहीं कर पा रही तो किसी और डोनर से गिफ्ट किया
जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा मतलब अंदर हो गया, साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन यानी स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में। आप इस पिक्चर को देखो, ये एक ओवम है, इस ओवम में स्पर्म लिया हमने और एक माइक्रोपिपेट की हेल्प से इस स्पर्म को सीधा ट्रांसफर कर दिया ओवम के अंदर। जब हमने सीधा स्पर्म को ओवम में ही ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब हमने फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा दिए। इस टेक्निक को हम कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो बेटा, क्या ये इन विवो पॉसिबल है? क्या नहीं है ना, इसलिए ये एक इन विट्रो टेक्निक है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। उसके बाद हम चलते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक केस से समझ लेते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। ये एक मेल है जो किसी रीजन से या तो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम है जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहे, या फिर इसका स्पर्म काउंट बहुत लो है, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम इसका सीमन कलेक्ट कर लेते हैं, बॉडी से बाहर सीमन को कलेक्ट कर लिया, या फिर समझो इसका स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो ही है ही नहीं स्पर्म, तो हम एक डोनर भी यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप डोनर यूज करो, चाहे आप इसी को यूज करो, आपने क्या कर लिया, सीमन कलेक्ट कर लिया। अब इस सीमन को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे एक फीमेल के अंदर। अगर इस सीमन को हम वजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये तो नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, और अगर यही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर इस सीमन को सीधा यूटेरस में ही डाल दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसको कहा जाएगा इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी यूटेरस के अंदर जो है इंसेमिनेट किया गया है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है बेटा IUT के साथ में। एक आपने इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर पढ़ा था, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक थी, और ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। और एग्जाम में कैसे कंफ्यूज नहीं होगे, ये वर्ड देख लेना आप, इंसेमिनेशन यानी यूटेरस के अंदर आपने इंसेमिनेट किया है, जायगोट का ट्रांसफर या एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं AI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। प्रॉब्लम्स क्या है, हमने इतनी सारी ART पढ़ी है, ART के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक तो इनका प्रिसीजन हैंडलिंग बहुत, अब कोई इतना आसान थोड़ी होगा कि हमने इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लिया, स्पर्म डाला, ओवम डाला और वो फर्टिलाइज हो जाएगा, इतना आसान है नहीं। काफ़ी प्रिसीजन हैंडलिंग की इसमें ज़रूरत पड़ती है, और ये हर एक की बस की बात नहीं है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स लगते हैं इसके लिए, और बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंटेशन लगते हैं, इसलिए हर एक कपल के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो ART को ऑप्ट करे, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस ये रहता है। और उसके अलावा काफ़ी इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे कुछ इमोशनल इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं और सोशल इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ये टेक्निक्स यूज़ करने से रोक रहे हैं। काफ़ी कपल्स है जो ART की तरफ नहीं जाना चाहते, उनको इस तरह के इश्यूज़ वगैरह जो रहते हैं, इसलिए अब सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है, अगर किसी कपल को कोई बच्चा नहीं है और उनको एक बच्चे की ज़रूरत है, तो सबसे बढ़िया तरीका है अडॉप्शन। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको माँ बाप की ज़रूरत है, और ऐसे कई माँ बाप हैं जिनको बच्चों की ज़रूरत है, तो वो अगर दोनों एक दूसरे को अपना लें तो इससे बढ़िया जो है एक बच्चा पाने की जो अपनी इच्छा है पूरा करने का तरीका कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए अडॉप्शन इज़ द बेस्ट मेथड टू हैव अ चाइल्ड। तो ये था बेटा पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए आपको कोई अभी भी अगर किसी तरह के डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।